हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में साइंस सेट मॉडल सेट पहला करने वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसमें से आपको टोटल प्रश्न 40 दिए जाएंगे और जिसमें से समय आपको 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध होता है वो आपका होता है R=2F। अगर F निकाला जाए तो F बराबर हो जाएगा आपका R/2। और ये संबंध आपको ऑप्शंस में दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में F बराबर R/2 दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन है आपके पास आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपका वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों ही बदल जाता है और जो स्थिर रहता है आपका वो सिर्फ आपका आवृत्ति स्थिर रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आप लोग पढ़े होंगे, जैसे ये अवतल दर्पण है, तो इसमें जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तन होता था और उसके बाद आपका फोकस से होकर गुजरता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, एफ। अगला प्रश्न है आपका किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। वो कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के समान आकार का ही प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है आपके पास उत्तल, अवतल, समतल या ऑप्शन नंबर डी है समतल तथा उत्तल। तो जो सही आंसर आपका होगा इसमें से वो आपका हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, कितना भी दूरी पर रख दीजिए, जितने आकार का आप वस्तु लीजिएगा उतने ही आकार का आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। अगला प्रश्न है आपका किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि R फॉर्मूला होता है 2F। अगर F निकाला जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा R/2। आपको वक्रता त्रिज्या दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो R के जगह पुट कर देंगे 50 बटे में कितना 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो आपका हमेशा धनात्मक होता है और जो लेंस का क्षमता फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P=1/F। आपसे पूछा गया है फोकस दूरी आपको दे रखा है, क्षमता पूछा गया है, तो P=1/F के जगह 1 रख देंगे तो 1 और 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 डायोप्टर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। अभी बताएं आपको किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। देखिए निर्वात और वायु में तो लगभग अधिकतम ही होता है, सबसे अधिकतम होता है आपका निर्वात में, ठीक। तो जल और कांच में से सही आंसर आपका हो जाएगा कांच। सबसे वेग प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होगा इन चारों में से वो आपका न्यूनतम हो जाएगा कांच में से। अगला प्रश्न है आपका 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए इस बार आपको फोकस दूरी दे दिया है, क्षमता दे दिया है, तो P फॉर्मूला आप जानते हैं होता है 1/F। P के जगह अगर हम लोग 4 रख देंगे तो 1/F। आपसे F पूछा गया तो F बराबर हो जाएगा
1/4, और जब 4 से 1 को भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.25, और ये आपका मीटर में आएगा। जब आपकी इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से 25 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। देखिए इस बार आपको फिर से दे रखा है उत्तल लेंस, आपको दे रखा है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा आपका पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। और आपको ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो पहले इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो हो जाएगा आपका जब आप इसको मीटर में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 50/100, या आपका कट के आ जाएगा 1/2। मतलब जो आपका फोकस दूरी हो गया वो आपका हो गया 1/2। जब क्षमता निकालिएगा तो आपका हो जाएगा P = 1/f। तो P बराबर 1/2, और ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, 2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। अभी बताएं आपको कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक आपका किस में होता है, निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। तो श्वसन एक प्रकार का एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आप पढ़े भी होंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चिप्स के जो थैली होते हैं उसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो जंग लगना एक प्रकार का एक संयोजन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो देखिए उपचयन उसमें होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो यहाँ देखिए Zn में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका अपचयन। और कार्बन में आपका ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका उपचयन। तो उपचयन इसमें किस में हो रहा है, आपका कार्बन में। अगला प्रश्न है आपका कि दिए गए रासायनिक समीकरण दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए आपका CaOH का होल 2 + CO2। देखिए इधर में आपका हो जाएगा इसमें से कैल्शियम आपका हो जाएगा 1, इधर भी 1 है आपका। इसमें से ऑक्सीजन है आपका 2, 2 4 हो जाएगा, जो कि इधर आपका 3 और 1 4 है। हाइड्रोजन देखिए पहला ऑप्शन में इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो इसमें पहला ही समीकरण ऐसा है जो आपका संतुलित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। पूछा गया है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें देखिए एक आपका तत्व है और दूसरा आपका क्या है, यौगिक है। और जब भी तत्व और यौगिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, किसी एक तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये जो आपका अभिक्रिया होगा ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें से कॉपर को विस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। हल्दी, लिटमस, चाइना रोज या प्याज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्याज। अगला प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर उपयोग करता है वो आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसका सूत्र होता है आपका CaSO4 × ½ H2O। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ये देखिए एक प्रकार का एक अपघटन अभिक्रिया है, या कह सकते हैं इसको वियोजन अभिक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से वियोजन। अपघटन नहीं दिया है तो आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
देखिए टमाटर में जो आपका अम्ल पाया जाता है वो आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका, तनुकरण प्रक्रिया में होती है H+ के सांद्रता में वृद्धि, OH के सांद्रता में वृद्धि, H+ OH- आयन के सांद्रता में कमी, या H3O+ के सांद्रता में वृद्धि। तो इसमें जो होता है आपका तनुकरण में वो आपका हो जाता है कि H+ और OH आयन के सांद्रता में कमी होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। देखिए तो पहला जो ऑप्शन है इसमें से AgBr, ठीक है, तो Ag+Br जो वियोजन होता है ये आपका तभी होता है जब आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही इसका वियोजन हो पाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इसमें आपका कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। जैसे हम लोग अपने भोजन को ग्रहण मुंह से करते हैं, ठीक उसी तरह अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसके पास कोई मुंह वगैरह नहीं है, तो ये अपने भोजन का या फिर अपने भोजन जो ग्रहण करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, कुटपाद की सहायता से करते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन और पित्त। तो पाचन प्रक्रिया में जो वसा का इमल्सीकरण करता है वो आपका करता है पित्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, अमरबेल, कवक, अमीबा और आम। तो इसमें से कहा गया कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। तो इसमें से जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वो आपका हो जाता है आम। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठ की संख्या होती है वो आपके टोटल 4 होते हैं। अगर यहीं पे आपको मछली का पूछा जाता तो मछली में कोष्ठ की संख्या आपका हो जाता है 2। अगला प्रश्न है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को, हीमोग्लोबिन को, श्वेत रक्त कणिकाएं को या प्लेटलेट्स को। तो श्वसन वर्णक जो होता है वो आपका हो जाता है हीमोग्लोबिन का। अगला प्रश्न है आपका, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन है आपके पास वायुकुपिका, वृक्क, वृक्काणु या कोशिका गुच्छ। तो उत्सर्जन तंत्र का जो क्रियात्मक इकाई होता है वो आपका हो जाता है वृक्काणु। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण या पुनर्अवशोषण। तो जो क्रियाशीलता होने पर जो रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने का प्रक्रिया है उसको हम लोग अपोहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की जो मूल घटना है वो आप पढ़ चुके होंगे कि ये आपका डीएनए की प्रतिकृति बनाना होता है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना होता है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन या पुनरुद्भवन। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें से वो आपका हो जाएगा बहुखंडन का। ये चित्र आपको बहुखंडन की प्रक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन, परागन, अंकुरन, संलयन। तो जो ऑप्शन नंबर होगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो होगा आपका निषेचन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक के एक दूसरे तो आंसर हो जाएगा आपका निषेचन। अगला प्रश्न है आपका, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या यायरास्किन। ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन है, बी है इंसुलिन और सी है प्रोजेस्टेरोन और डी है यायरास्किन। ठीक है, तो लड़कों में जो यौवनावस्था होता है उसको नियंत्रण करने में जो हार्मोन होते हैं वो आपके हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर,
1.4 किलोवाट प्रति किलोमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें से जो सौर स्थिरांक का मान होता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन। तो जैव गैस का जो मुख्य घटक है वो आपका होता है मीथेन, जिसको हम लोग CH4 के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो उसमें जो अंतर होना चाहिए आपका वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।